अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था संसद की शब्दावलियां, है ना। यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले थे, यहाँ पे हम संसद की बात कर रहे थे, और संसद में भी आज हमें किस पर बात करना है, तो हम आज धन विधेयक पे बात करेंगे। इस पर बात करेंगे, तो हम आज धन विधेयक पर बात करने वाले हैं। चलिए आइए भाई, धन विधेयक क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो धन विधेयक आपका क्या हो जाता है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 हो जाता है। अनुच्छेद 110 में आपका क्या आ जाता है, धन विधेयक आ जाता है। क्लियर भाई, धन विधेयक आ जाता है, धन विधेयक आ जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अब यदि हाँ सब कराएंगे, लेकिन एमसीक्यू में आपका शुरू 31 तारीख के बाद ही करूंगा, 31 तारीख के बाद करूंगा। पेज छोड़ना नहीं है, संसद के आगे आपने छोड़ा होगा ना पेज, मैंने कहा था 4-5 पेज छोड़ दीजिएगा, जितना आज आपने पढ़ा है सैटरडे में उतना ही पेज आपको छोड़ना है, ऐसा कुछ बोला होगा मैं, तो वहां से आपको पढ़ना है। फिर कल से जो कल जहां से आगे पढ़ाना है मुझे पंचायती राज का, उसे भी मैं देखता हूं, अगर आज पूरा होता है तो पंचायती राज का वो पार्ट भी आज कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। अब केवल अनुच्छेदों का पार्ट कंप्लीट बचा हुआ है, बाकी लगभग उसमें भी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आइए, तो जहां संसद के आगे आपने पेज छोड़ा होगा ना, वहां से आपको पढ़ना है। चलिए अनुच्छेद 110 धन विधेयक। चलिए धन विधेयक की बात करें ना, तो देखिए भारत में क्या है ना कि एक ऐसे ना पैसा रखने का स्थान है, इसे हम क्या कहेंगे, संचित निधि कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, संचित निधि कहते हैं। अब देखिए, संचित निधि से यदि आपको धन निकालना है, संचित निधि से यदि आपको धन निकालना है, या संचित निधि में आपको धन डालना है, धन डालना है, तो ये दोनों प्रक्रिया के लिए आपको क्या लेके आना पड़ता है, प्रस्ताव लेके आना पड़ता है कि हम इस काम के लिए धन ले रहे हैं, तो आपको एक प्रस्ताव लेके आना पड़ता है। यह प्रस्ताव कहां पर आएगा, तो यह प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में आता है, केवल और केवल लोकसभा में आता है। और लोकसभा में यह प्रस्ताव कैसे आएगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर आएगा। कैसे भैया, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर यह प्रस्ताव लोकसभा में आ जाता है ना। तो ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो अब धन संबंधी प्रस्ताव जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर लोकसभा में आएगा, तो जो अध्यक्ष होता है ना, ये निर्णय लेता है कि यह विधेयक कैसा विधेयक है। अगर उसने कह दिया कि यह विधेयक धन विधेयक है, तो ठीक है भाई, फिर लोकसभा का एकाधिकार लोकसभा से पास। अगर उसने कह दिया कि नहीं यह धन विधेयक नहीं है, तो वही विधेयक वित्त में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत ही, तो वही विधेयक वित्त विधेयक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वित्त विधेयक भी इसी प्रकार, इसीलिए दो प्रकार का माना जाता है। एक वित्त विधेयक ऐसा साधारण वित्त विधेयक होता है जो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से पारित किया जा सकता है। और एक वित्त विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो कि लोकसभा में प्रस्तुत तो होता है, लेकिन जब उसे लोकसभा अध्यक्ष कह देते हैं कि यह धन विधेयक नहीं है, तो फिर उसे दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ता है या होना पड़ता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात हमें अब करनी है। चलिए, थोड़ा सा टिपिकल थ्योरी है। कहेंगे भाई, भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, धन निकालना या जमा करना, नया टैक्स लागू करना, टैक्स लगाना, लगाने या हटाने, विदेश से कर्ज लेने, या विदेश को कर्ज देने संबंधी लाया गया प्रस्ताव धन विधेयक कहलाता है। ठीक है भैया, तो ये किसका कैसा विधेयक कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। अब एक बात देखिएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर कहां पे प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार है, एकाधिकार है। अनुच्छेद 109। नहीं भैया, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार है। ये बात कहां पे आता है, तो ये बात आपका अनुच्छेद 109 में आता है। आगे एक बात देखिएगा कि धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार है, जो अनुच्छेद 109 में आता है। अगर हम यहां पे बात करें तो कहेंगे कोई विधेयक नहीं, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकेगा। धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव भी दे सकेगा, लेकिन संशोधन शामिल होगा यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर लोकसभा ने शामिल नहीं किया तो फिर वह संशोधन शामिल ही नहीं माना जाएगा। लेकिन राज्यसभा चाहे तो अपनी तरफ से संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है। ठीक है ना भैया, आगे देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसके पास होगा, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार
अधिकार लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधिकार इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष के पास है, अध्यक्ष के पास है। क्लियर है? इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। ठीक है भैया, तो इतना छाप लीजिए। इतना ही थ्योरी आपके एकदम परफेक्ट है आपके तैयारी के लिए, है ना भैया? ये थ्योरी एकदम आपकी तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट थ्योरी हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। धन विधेयक में कुछ छूट रहा हो तो बताइए, वो भी बता दूं मैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्रीम पार्ट नहीं है जो इसमें शामिल ना किया गया हो, है ना। एक बात और देखिएगा, कभी मान लीजिए कि इसमें इंटरव्यू है क्या आईडीओ में, जैसे कोई भी इंटरव्यू आपका होगा तो आप उस इंटरव्यू को और इंटरव्यूअर को अपनी चीजों की तरफ मोड़ कर लाएंगे, अपने मजबूत टॉपिक की तरफ मोड़ करके लाएंगे। जैसे आपका पॉलिटी मजबूत है तो आप उसे पॉलिटी की तरफ मोड़ देंगे, किसी भी चीज का जवाब आप अनुच्छेद से कनेक्ट करके देंगे और उस जवाब को छोड़ेंगे कहां पर? तो वहीं पर छोड़ेंगे जहां से वो फिर से आंसर पुट अप कर सके। चलिए आइए आगे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हेडिंग बनाइएगा वित्त विधेयक। तीसरे नंबर पे हेडिंग बनाइएगा वित्त विधेयक, अनुच्छेद लिखिएगा 117। तीसरे नंबर पे हेडिंग बनाइएगा वित्त विधेयक और अनुच्छेद लिखिएगा 117। चलिए भाई फटाफट से हेडिंग बना लीजिए और अनुच्छेद भी लिख लीजिए, अनुच्छेद 117। चलिए भाई, अब वित्त विधेयक के बारे में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे धन संबंधी 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 लाया गया प्रस्ताव जो धन विधेयक धन विधेयक धन विधेयक नहीं हो, जो धन विधेयक नहीं हो उसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक कहते हैं। यह संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत यह संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत लेकिन दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। पारित किया जाना आवश्यक है। तो यह संसद के किसी एक सदन में भी प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन इसका दोनों सदनों से पारित किया जाना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। क्लियर है भाई? आवश्यक होते हैं। मैंने कहा विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उसे अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह धन विधेयक नहीं है तो वित्त विधेयक हो जाएगा। अगर वित्त विधेयक हुआ होकर गया तो लोकसभा में फिर 14 दिन के लिए नहीं जाएगा, फिर लोकसभा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा उसे जितने दिन तक चाहे कर सकती है। ठीक है भैया? और एक होता है वित्त विधेयक जो संसद के किसी भी एक सदन में प्रस्तुत होगा, लेकिन दोनों सदनों से पारित किया जाना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। नोट करके एक बात आप लिखिएगा, कहिएगा कोई भी धन विधेयक वित्त विधेयक है। लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। तो कहेंगे फिर उसका कैसे प्रयोग किया जाएगा? तो भाई उसे ना उस वित्त विधेयक को फिर अनुच्छेद 109 के तहत परिभाषित करके धन विधेयक बना देंगे। मतलब घुमा के कान पकड़ा गया है बस, है ना। उस वित्त विधेयक अगर वित्त विधेयक धन विधेयक कब होगा? अब यहाँ से अगर सर तो आपसे पूछा जाए कि क्या वित्त विधेयक कभी धन विधेयक नहीं होगा, तो लोग कहेंगे नहीं, वो वित्त विधेयक होगा, लेकिन उसे अनुच्छेद 109 के तहत जब परिभाषित करा देंगे तो वह वित्त विधेयक किसमें बदल जाएगा? धन विधेयक में बदल जाएगा। यानी बस कुछ नहीं है, घुमा फिरा के उल्लू बनाने वाली बात है, बाकी है सब एक ही बात। हालांकि अगर आप इसे वित्त में बनाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये छोटा सा जो गोला है ये आपका क्या हो जाता है? धन विधेयक हो जाता है। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा गोला है ये आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका वित्त विधेयक हो जाता है। वित्त विधेयक हो जाता है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया मेरी तरफ से आपका वित्त विधेयक। अब आप चौथा हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 368 368 संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 368 की बात करेंगे, है ना। 368 की बात करेंगे, अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो कहेंगे संविधान के प्रावधान को समाप्त करना, नए प्रावधान को शामिल करना या पुराने प्रावधानों में परिवर्तन करना, संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
चलिए भैया, तो ये बात हो गई भाई कि संविधान में संशोधन किसे मानेंगे। तो देखिए विधियों में जब हम परिवर्तन करेंगे या नए विधि को शामिल करेंगे या पुराने विधि को समाप्त करेंगे तो उसी को तो हम क्या कहेंगे, संविधान संशोधन कहेंगे। आगे देखिए, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संशोधन, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाएगा, 3 प्रकार से किया जाएगा। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। पहला, साधारण बहुमत से किया गया संशोधन, साधारण बहुमत से। दूसरा, विशेष बहुमत से किया गया संशोधन, विशेष बहुमत से किया गया संशोधन। यहां पे आप लिख सकते हैं आधे से एक अधिक, ये ना भैया। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है? आधे से एक अधिक। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है? 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, यही ना। चलिए तीसरे पॉइंट पे आए तो संघ और राज्यों के बहुमत से, राज्यों के बहुमत से। तो कहेंगे गुरुजी जैसे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मंडल, या किसी विषय को, या किसी विषय को, विषय को संघ सूची में शामिल करना, संघ सूची में शामिल करना। ऐसा कोई भी प्रावधान लाया जाता है तो वो सारे प्रावधान किस तरह के परिवर्तन द्वारा किए जाएंगे? तो संघ और राज्यों की बहुमत से परिवर्तन किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार की क्या हो जाती है भाई, संविधान संशोधन करने की तरीके हैं। ठीक है भैया, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन करने के क्या दिए गए हैं? तरीके दिए गए हैं। तो कितने प्रकार से संशोधन हम संविधान में कर सकते हैं भैया? 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। अच्छा एक बात और देखिएगा, संशोधन के आधार पर, संशोधन करने के आधार पर, संशोधन करने के आधार पर, आधार पर संविधान में संशोधन को, संविधान में संशोधन, संशोधन 2 तरह से किया जाएगा, 2 तरह से किया जाएगा, 2 तरह से किया जाएगा। संविधान में संशोधन कितनी तरह से किया जाएगा भाई? 2 तरह से किया जाएगा। पहला, पहला मूलभूत संरचना में संशोधन, मूलभूत संरचना में परिवर्तन, परिवर्तन है ना, मूलभूत संरचना में परिवर्तन। और दूसरा साधारण परिवर्तन, दूसरा साधारण परिवर्तन। आपको पता है कि हमारे यहाँ मूलभूत संरचना शब्द या आधारभूत संरचना शब्द का विकास कब हुआ था, ये भी आपको पता होगा। तो 1973 में केशवानंद भारती के मामले में मूलभूत संरचना शब्द आया। तब से संविधान में संशोधन की बातें ना 2 प्रक्रिया पर चलने लगे कि एक परिवर्तन ऐसा जो संविधान के मूलभूत हिस्सा में किया जाएगा और एक परिवर्तन ऐसा जो संविधान के विधेयक के परिवर्तन में किया जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अब तक संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं, तो अब तक 106 बार, 106 बार संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किया जा चुका है, किया जा चुका है ना भैया। देखिए 107वां संविधान संशोधन जो है ना वो बड़ा खतरे में है बेचारा। 107वां संविधान संशोधन जो है वो बड़ा खतरे में है और अभी उस पर कोई क्लियरिटी नहीं आई है। कैसे? देखिए 107वां संविधान संशोधन पर 2 बातें आपको सुनने को मिलती हैं। एक बात, जो रामनाथ कोविंद की समिति के द्वारा 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव भारत सरकार को सौंपा गया, तो कह रहे हैं वो संविधान संशोधन करके हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आएंगे। नहीं, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है, मूलभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना। प्रजापति सीमा कुमारी बेटा, ये थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूजन को दूर करिएगा कि अगर मूलभूत ढांचा पुराना हो जाए तो उसके प्रावधानों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, नई चीजों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि उसे समाप्त कर दिया जाए तो वो समाप्त नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति का पद खत्म कर दिया जाए तो वो खत्म नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रपति के प्रावधानों में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम संशोधित कर सकते हैं, है ना। तो ये नहीं कि राष्ट्रपति का पद ही समाप्त तो नहीं होगा, प्रस्तावना को खत्म कर दिया जाए नहीं होगा, मूल अधिकार हटा ही दिया जाए तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं होता तो फिर 44वां संविधान संशोधन मूल अधिकार में कैसे आता? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए ये तो केवल संशोधन के आधार पर है, बाकी मुख्य रूप से आपका संविधान में संशोधन कितने प्रकार से करते हैं, तो 3 ही प्रकार से करते हैं। लेकिन परिवर्तन के आधार पर यदि हम संशोधन करने जा रहे हैं तो संविधान में हम संशोधन की प्रक्रिया 2 अपनाते हैं। अगर हम मूलभूत में परिवर्तन करेंगे तो उसे मूलभूत संरचना में परिवर्तन का संशोधन बताएंगे, और अगर हम सामान्य में करेंगे तो हम सामान्य परिवर्तन बताएंगे, साधारण परिवर्तन बताएंगे। बस इतनी सी बात है। बाकी अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप मिटा भी सकते हैं या दूसरे लाइन से ऐसे घेर के बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसे क्या करिए, इसे आप बॉक्स में डाल दीजिए, है ना भैया। चलिए इस कंफ्यूजन में आप इसे क्या करें, इसे आप बॉक्स में डाल लीजिए। ये सिर्फ आपके जानने और समझने के लिए है। ठीक है भैया, बस हो गया दूर। हो गया भैया। चलिए मूलभूत ढांचा क्या है, तो मूलभूत ढांचा मतलब संविधान के कुछ प्रावधानों को ये मान लिया गया कि ये मूलभूत ढांचे होंगे, यानी संविधान के आधार इन्हीं से चलेंगे। जैसे राष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, मूल अधिकार, शासन के अधिकार में आपका डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, ये सब मूलभूत ढांचा में आता है, बेसिक है। ठीक है, इनके बिना संविधान का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है भैया, आज कितने घंटे चलेगा? आज 2 घंटा बेटा। डर गए क्या आप लोग? डरिए नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 105 पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 105 पे बात करते हैं। अनुच्छेद 105 हेडिंग बनाइएगा, इसमें लिखिएगा संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है संसद सदस्यों का विशेष अधिकार क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनता है तो उसे क्या क्या अधिकार मिलते हैं, या अगर कोई व्यक्ति सदन में बैठता है तो उसे हम क्या क्या अधिकार देते हैं। क्लियर है भाई? कोई कह रहा है आरक्षण मूलभूत है क्या? अगर मैं रितेश बेटा आपसे पूछूं कि आरक्षण मूल अधिकार में आता है कि नहीं आता है, तो अगर आरक्षण मूल अधिकार में आता है तो मूलभूत है, लेकिन आरक्षण में परिवर्तन तो किया जाएगा ना। मैंने कहा मूलभूत आरक्षण नहीं है, मूलभूत मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए संसदीय विशेषाधिकार, यहां पे देखिए एक एक पॉइंट पे बात करेंगे।
एक एक पॉइंट पे बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार में। संसद 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 अपनी कार्यवाही के संपूर्ण भाग या किसी भाग को कार्यवाही से बाहर कर सकता है। चलिए भाई, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया कि अब आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि लड़कियां जो हैं वो राज्यसभा की सदस्य हैं और लड़के जो हैं लोकसभा के, या जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो लोकसभा का सदस्य हो गया और वो राज्यसभा का। चलिए भाई, आप जब सदन में जाएंगे तो सदन की आपकी कार्यवाही चलेगी, तो जरूरी नहीं है कि पूरे दिन की कार्यवाही में हर में काम की बात की गई हो, बेकार की भी बातें की जाती हैं। जैसे अपना क्लास चलता है, क्लास में पूरे दिन में 4 घंटे कल पढ़ाया तो मुझे लगता है आधा घंटा तो डांटने फटकारने में निकल जाता है ना, समझाने में आप लोगों को निकल जाता है। तो क्या वो आपकी पढ़ाई का हिस्सा है? क्या वो आपके सिलेबस का हिस्सा है? नहीं है। तो मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं उसे अपनी कार्यवाही का हिस्सा ना मानूं। आप संसद सदस्य होने के नाते आप भी उसे कार्यवाही के हिस्सा से बाहर रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि गुरुजी ये वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, तो मैंने कहा नहीं हजम हो रही तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, बस वो आपके समझने के लिए है। यही बोला मैंने तो यही बोला कि अगर आपसे नहीं हजम हो रही है तो इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो वैसे ही क्या होता है, संसद भी अपनी कार्यवाही के संपूर्ण भाग या किसी भाग को कार्यवाही से क्या करेगा, बाहर, उसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं मानेगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, सेम लाइन लिखूंगा, थोड़ा सा परिवर्तन। संसद अपनी कार्यवाही के संपूर्ण भाग या किसी भाग के प्रकाशन पर रोक लगा सकता है। संसद अपनी कार्यवाही के संपूर्ण भाग या किसी भाग के प्रकाशन पर क्या करेगा, रोक लगा देगा, है ना भैया। तो संसद अपनी कार्यवाही के किसी भाग या पूरे कार्यवाही के भाग पर प्रकाशन में रोक लगा सकता है। कैसे भाई? जैसे कि मान लीजिए संसद चलते चलते अचानक सदन में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, चर्चा बहस के दौरान गाली गलौज हो जाए, तो वो चीजें पेपर में छापी नहीं जाएंगी, उसे अपनी कार्यवाही का वो हिस्सा नहीं मानेगा और उसे पेपर में छापने पर भी क्या करेगा, रोक लगा देगा कि नहीं भैया ये सब नहीं छपना चाहिए। नहीं तो जनता के बीच में गलत मैसेज आएगा कि अरे हम तो क्लासरूम में लड़ते हैं तो मास्टर हमको डांट देता है। हमसे बुरी हालत तो हमारे प्रतिनिधियों की है जिसे हमने वोट देकर भेजा हुआ है, ये तो लड़ते ही रहते हैं। साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या? सभी को हो रही है भैया? साउंड प्रॉब्लम सभी को हो रही है? क्लियर है? चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं हम। देखिए भैया, संसद सदस्य को दीवानी मामले में सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व, 40 दिन पहले या सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संसद सदस्य को दीवानी मामले में सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले या सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक क्या किया जाएगा भाई? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब बस एक बेटा ना, देखिए आप लोग क्या है ना, सपना देखते हैं फिर सोचते हैं कि गुरुजी पीवाईक्यू करा दीजिए, हम तैयार कर लेंगे। चलिए मैं रात की क्लास लगा करके आपका पीवाईक्यू फिनिश कर देता हूं, आप तैयार कर लीजिएगा। मैं अपनी जो क्लास पैटर्न पे पढ़ा रहा हूं ये तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो जिस पैटर्न पे मैं पढ़ा रहा हूं इसमें तो पढ़ाऊंगा। अब देखिए किस मामले की बात करी गई है, तो इसमें दीवानी मामले की बात करी गई है। तो संसद सदस्य को दीवानी मामले में सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले या सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो कितने दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्लियर है भाई? देखिए मैं पहले दिन, आप अभी 10 तारीख आपकी परीक्षा की डेट आ गई तो आप लोग को क्या हो रही है, घबराहट हो रही है। जबकि अगर आपने 10 तारीख की बात कर रही है ना, आज से 13 दिन है और घंटे में अगर आप 12-12 घंटा पढ़ते हैं तो 120 घंटा है आपके पास। और जब तक डेट नहीं आई थी आप किसी चीज के लिए परेशान नहीं थे। और अभी घबराने से कुछ नहीं होगा, बी पेशेंस। अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है? और अभी डेट नहीं आई होती बेटा ना, तो कल आप मेरे 4.5 घंटे के मैराथन को 1 घंटे में बंद करा देते कि नहीं 4.5 घंटा कौन पढ़ेगा, आप खुद बंद करा देते, ठीक है? बस वही है कि डेट आ गई है तो सारा दोष मार दो किसी पे, ताकि अपने पर भार कम रहे। बस इतनी सी कमी है और कोई कमी है नहीं। चलो भैया चौथे नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा भाई एक बात, ये तो ये लाइन आपके लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट। ये लाइन आपके लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा चौथा नंबर देखिएगा, संसद के सदस्य को संसद की अवमानना करने पर संसद स्वतः दंडित कर सकेगा। संसद के सदस्य को संसद की अवमानना करने पर संसद सदस्य स्वतः दंडित कर सकेगा। फौजदारी मामले में तो तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत सदस्यता रद्द, जैसे ही अपराध सिद्ध होगा। फौजदारी मामले में बेटा ना, जैसे ही अपराध सिद्ध होगा तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी और संसद की सदस्यता भी उनकी चली जाएगी। मेरी तरफ से अनुच्छेद 105 हो गया, हेडिंग बनाइएगा आप लोग, अनुच्छेद 112 हेडिंग बनाइएगा, अनुच्छेद 112, जिसे आप बोलेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को हम सिंपल सी भाषा में बजट बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बजट बोलते हैं। चलिए अब देखिए भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट।
चलिए यहाँ पे यदि बात करें बजट के बारे में तो ध्यान से देखिएगा। देखिए एक वित्तीय वर्ष के आय व व्यय का लेखा रखने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर एक वित्तीय वर्ष के आय व व्यय का लेखा रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर कैबिनेट मंत्री पुस्तक में लिखिएगा वित्त मंत्री। बजट कौन प्रस्तुत करते हैं भाई? वित्त मंत्री। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर कैबिनेट मंत्री या वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत कर सकेगा। यह एक प्रकार का धन विधेयक है। धन विधेयक है क्यों भाई? क्योंकि इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट तीन वाचन में प्रस्तुत होता है। पहला साधारण वाचन, जिसे हलवा बजट भी बोल सकते हैं, साधारण वाचन। दूसरा संसदीय वाचन यानी कि इसमें क्या होता है, बजट में कमियों पर बात की जाती है कि क्या कमी है, उसमें सुधार किया जाएगा। तीसरा विशेष वाचन, फिर इसमें क्या होता है, वोटिंग आदि का प्रावधान हो जाता है और वोटिंग से ये पता चलता है कि बजट आगे जाएगा या संसद विरोध करेगा बजट का, है ना। तो पहला वाचन ही साधारण वाचन हलवा बजट हो जाएगा, जिसमें कि मीठा खिला करके बजट बनाने की तैयारी करी जाएगी। संसदीय वाचन यानी कि संसद में चर्चा करके बजट पर उसकी कमी को दूर किया जाएगा, अशुद्धियां होंगी तो उसमें शुद्धि की जाएगी। फिर विशेष वाचन यानी सदन में फिर बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें वोटिंग का भी प्रावधान आता है कि बजट के पक्ष में वोट कौन कौन कर रहा है, और विधेयक उस पर क्या करेंगे, फटाफट चीजें चलती रहती हैं। दिन कोई निर्धारित नहीं किया गया है, यह कि 1 फरवरी से आपका बजट सत्र शुरू हो जाता है, ऐसा अब शुरू किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। हालांकि सत्र के लिए या इनके बीच में अंतराल के लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं की गई है कि इतना समय के लिए, ठीक है भैया। चलिए नाइट की क्लास के लिए देखना, मैं अपनी क्लास का जो वो है मैं अपने से निर्धारित नहीं कर सकता, उसके लिए हमारी मैनेजमेंट टीम है, हमारे बैक में बहुत सारी टीम काम करती है, तो वहां से मैं चीजों को कंफर्म करके आपको क्लियर कर सकता हूं। लेकिन ये जो 2 घंटे मेरी क्लास चल रही है ना, ये मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको पढ़ाता हूं। इसमें मतलब संस्था से मैं लड़कर आपको पढ़ाता हूं, ये आपको मैं कह सकता हूं। हाँ, हालांकि संस्था का भी इसमें कॉपरेशन माना जाएगा कि संस्था ने भी मुझे दी है छूट कि ठीक है सर आप आके पढ़ाइए। नहीं, मुझे जो आपकी क्लास दी गई थी वो 10:45 से 11:45 की क्लास दी गई थी, ठीक है, 1 घंटे की। लेकिन उस 10:45 की क्लास को मैंने कभी 10:45 या 1 घंटा नहीं आपको पढ़ाया है, हमेशा अपना समय, एक्स्ट्रा समय मैंने दिया है, ठीक है। पूरी जिम्मेदारियों के साथ मैंने आपकी क्लास को पढ़ाने की पूरी कोशिश करी है, मेजॉरिटी पार्ट को कवर करने की कोशिश मैंने किया है ना। चलिए, तो ये हो गया बजट कितने वाचन में पारित हो गया, 3 वाचन में। एक बात और देखिएगा, बजट एक प्रकार का क्या है भाई, बजट एक प्रकार का धन विधेयक है। देखिए धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बजट भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है भैया। बजट भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। आगे एक देखिएगा, राज्य में बजट किस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है या विधानसभा में बजट किस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है, क्लियर है भाई। तो देखिएगा, अब यहाँ पे नोट करके एक बात जरूर लिखिएगा, राज्य का बजट अनुच्छेद 202 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, 2 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, अनुच्छेद 198 में राज्य का धन विधेयक है, थोड़ा सा छूट जा रहा है, अगर अभी लेके चलेंगे तो उधर छूट जाएगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। राज्य का धन विधेयक, तो राज्य का धन विधेयक अनुच्छेद 198 में और 202 में राज्य का क्या है, बजट है। एक बात यहाँ पे और बस मुझे लिखनी है, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है भाई। तो यानी कि मैंने बस आपके समझने के लिए या कोई भी आपको समझाने के लिए ऐसा प्रयोग करता है ना भैया। अच्छा, पहली बार भारत में बजट कौन से वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? प्रथम बार भारत में बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे भाई? जॉन मथाई हो जाते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। बहुत जल्दी ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है 1-2 बजट और प्रस्तुत करेंगे निर्मला ताई, तो ये इनको पीछे छोड़ देंगे, है ना। 2 बजट और 1 या 2 बजट और प्रस्तुत करेंगे निर्मला ताई इस कार्यकाल में ना, तो इनको पीछे छोड़ देंगे। किसको भी? अपने मोरारजी देसाई जी को। फिर वो पूरे कार्यकाल के दौरान उनका 10 बार हो जाएगा, उनका भी मेरे ख्याल से। पहली बार वाले में तो अरुण जेटली थे, हाँ अरुण जेटली थे, ठीक है। चल, इतना छाप लिया भाई वार्षिक वित्तीय विवरण के बाद। एक और अनुच्छेद लिखेंगे, फिर थ्योरी वाले पार्ट पे थोड़ा आएंगे। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, है ना। अच्छा, कोई अंतरिम बजट के बारे में बताएगा क्या भाई कि अंतरिम बजट क्या होता है? ठीक है, अंतरिम बजट क्या होता है, विनियोग विधेयक की अब बात करेंगे हम। चलिए भैया, जैसे मान लीजिए कि आपके घर से बाजार क्या है, दूर है ना। बाजार क्या है, दूर है, ठीक है भैया। अब आप गए सामान खरीदने,
तो सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसा था, पर्याप्त, है ना, पैसा था। तभी आपके पापा को याद आया कि अरे यार ये चीज लाना ज्यादा जरूरी है, जरूरी चीज के लिए। तो अब जरूरी चीज के लिए आपके पास पैसा नहीं है ना, तो जब जरूरी चीज के लिए पैसा नहीं है तो आपने क्या किया, उसको उधार कर दिया, आपने उधार कर दिया, यानी जितना आपको बजट दिया गया था आपने उससे अधिक खर्च कर दिया। तो ये अधिक वाला पैसा पापा से लेंगे कि नहीं लेंगे, तो कहेंगे लेंगे, क्योंकि पापा तो मालिक है, तो हमें पापा से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिक वाला पैसा पापा से लेंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या होता है, भारत के संचित निधि से, संचित निधि से, भारत के संचित निधि से दो प्रकार के व्यय, दो प्रकार के व्यय व्यय किया जाता है, दो प्रकार का व्यय किया जाता है। भारत के संचित निधि से दो प्रकार के व्यय किया जाता है, किया जाता है। पहला स्थायी व्यय, स्थायी व्यय जैसे जैसे वेतन, भत्ता, योजना पर खर्च, योजना पर खर्च आदि, योजना पर खर्च आदि, है ना भैया। दूसरा होता है अस्थायी व्यय, अस्थायी व्यय, इसे आप अनिश्चित व्यय भी कह सकते हैं, जैसे जैसे बाढ़, आपदा, सूखा आदि आदि, है ना भैया। तो देखिए भैया यहां पे आप कहेंगे अस्थायी व्यय के लिए, अस्थायी व्यय के लिए, व्यय के लिए बजट के दौरान, बजट के दौरान दौरान धन का प्रावधान किया जाता है, धन का प्रावधान किया जाता है, किया जाता है। लेकिन बजट से अतिरिक्त अतिरिक्त धन व्यय होता है, बजट से अतिरिक्त धन व्यय होता है, होता है, तो उसे तो उसे तो उसकी तो अतिरिक्त व्यय संबंधी, अतिरिक्त व्यय संबंधी, व्यय संबंधी प्रस्तुत विधेयक, प्रस्तुत विधेयक, विधेयक विनियोग विधेयक कहलाएगा, विनियोग विधेयक कहलाएगा, विनियोग विधेयक कहलाता है, कहलाता है। यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का, एक प्रकार का धन विधेयक है, यह एक प्रकार का धन विधेयक है, ठीक है भाई। तो विनियोग विधेयक समझ आया भैया। जैसे मैंने कहा आपके पापा ने 100 रुपया देके आपको भेजा, जाओ सामान लेके आओ, लेकिन सामान आया 150 रुपए का, फिर भी आप सामान लेके आए, फिर आपने अपने पापा से कहा कि पापा 50 रुपया ज्यादा लगा है, वो 50 रुपया मेरा दे दीजिए। तो जो 50 रुपए की आपने पापा से मांग करी, वही आपका क्या है, विनियोग विधेयक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आप ये 50 रुपया 100 रुपया को हल्का मत समझिए, मतलब अगर भारत के खर्चे के आधार पर आप देखेंगे तो वो काफी बड़ा खर्चा हो जाएगा, है ना। अगर आप भारत के खर्चे के आधार पर देखेंगे तो वह खर्चा काफी बड़ा खर्चा माना जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए। आप लिया भाई, चलिए अब हेडिंग बनाइएगा, संसद में विभिन्न प्रस्तावों का वर्गीकरण, संसद में, संसद में विभिन्न प्रस्ताव, विभिन्न प्रस्ताव, संसद में विभिन्न प्रस्ताव। आइए भाई, संसद में विभिन्न प्रस्ताव के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस विभिन्न प्रस्तावों को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, इन विभिन्न प्रस्तावों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक प्रस्ताव जो आएगा आपका पहला प्रस्ताव, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय, बिना देरी किए, बिना देरी किए, अविलंबनीय बिना देरी किए किए लोक महत्व के प्रस्ताव, लोक महत्व के प्रस्ताव, है ना भैया, अविलंबनीय लोक महत्व के प्रस्ताव। यहां पे आप लिखेंगे सार्वजनिक, सार्वजनिक महत्व के, सार्वजनिक महत्व के विषय, विषय या प्रस्ताव कुछ भी, है ना, सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव, अविलंबनीय प्रस्ताव। अब देखो यहां पे सबसे पहला एक प्रस्ताव हम लेके आएंगे, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। फिर हम लेके आते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद लेके आएंगे काम रोको
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद लेके आएंगे काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, नियम 183, नियम 183, फिर क्या लेके आएंगे तो नियम 184 कर दीजिएगा, फिर हम क्या लेके आएंगे तो नियम 377, नियम 377, फिर हम क्या लेके आएंगे, फिर हम क्या लेके आते हैं तो विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इतना प्रस्ताव लेके आते हैं, इतना प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, राष्ट्रपति जब अपना संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है तो उसे थैंक यू प्रस्ताव भी कह सकते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। क्लियर है भैया? चलिए भैया, अब यहाँ पे देखिए स्थगन का क्या मतलब होता है। तो मेरी क्लास डेली स्थगित होती है ना, कुछ थ्योरी पार्ट पे बात कर लेते हैं और कुछ को छोड़ भी देंगे, सभी जरूरी नहीं है। चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले विश्वास अविश्वास मत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाइएगा, पहला थ्योरी पार्ट है, एकदम एकदम प्योर थ्योरी चलेगी। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है ना, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो देखो विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा, तो विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा, तो विश्वास प्रस्ताव हम अनुच्छेद नहीं है, ये संसद के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कानून है। सर आप चाहें तो डे में 3 घंटे की क्लास ले सकते हैं। नहीं अस्मिता बेटा, मेरी और भी क्लासेस होती हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि 1-2 दिन में 3 घंटे की क्लास आपकी लगवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने मेरी मतलब ना 12 बजे से एक क्लास दूसरी हो जाती है और 10 बजे से यहाँ पे मेरी क्लास चलती है। पहली क्लास आज 10 बजे लिया, आप रात को मुझे 9 से 10 भी यहीं पाएंगे। और आप अभी 10 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे के बीच में इस 12 घंटे के दौरान मैं 10 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ाता हूँ। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ऑल टॉपिक एमसीक्यू याद हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह मैं आपको व्याख्या दूंगा सब याद आ जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया है। मैं आपका अपना नोट्स खुलवाऊंगा, आप नोट्स खोल के बैठे होंगे और मैं सवालों को हल कराता चलूंगा आपके, ठीक है, और नोट्स को अंडरलाइन कराते चला जाऊंगा। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होता चला जाएगा फटाफट से। वो 4 घंटे का मेरा अपना क्लास होगा, उसे मैं मास्टर क्लास नाम दूंगा और उस मास्टर क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पॉलिटी के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना रहे, मेरे पास पूरा आपके पॉलिटी विषय के लिए पूरा प्रोफार्मा है मेरे पास, क्योंकि मैं यही विषय जानता हूँ। चलो सर, हम लोग सुबह 7 बजे से 10 बजे तक क्लास ही करते रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है कि आप 7 से 10 बजे तक क्लास करते रहते हैं। जो मेरे पास आता है शेड्यूल, उसमें थोड़ा कम क्लासेस हैं आपकी। लेकिन देखो मैं तो हमेशा कहूंगा ना बेटा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अभी तैयारी शुरू करें और हम कोई फॉर्म भरें और सिलेक्शन हो जाए, तो वो थोड़ा सा असंभव काम है। हालांकि बहुत सारे टैलेंटेड और योग्य स्टूडेंट अपनी मेहनत के दम पे उसे अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन देखिए तैयारी पहले से की जाती है। देखिए भाई, एक आपने डायलॉग सुना होगा ना कि हमें सफल होने के लिए ना मेहनत की जरूरत नहीं है, काबिलियत की जरूरत है। तो हमें सबसे पहले काबिल बनना होगा, तब सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। तो पहले आप काबिल बनिए कि जो सिलेबस है वो पूरा प्रिपेयर और तैयार करिए, तब सफलता मिलेगी। और हम केवल दिमाग में सफलता को रखें, काबिलियत को नहीं, तो फिर हमें ना सफलता मिलेगी ना हम काबिल बन पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें बस काबिल बनने की जरूरत है। जिस दिन आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के काबिल बन गए ना, तो ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी एग्जाम देंगे आप पास होंगे। चलिए भाई, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो देखिए भैया, सत्ता पक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना, बहुमत सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। विश्वास प्रस्ताव कहलाता है, विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव, सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। आगे देखिएगा, यदि विश्वास प्रस्ताव, यदि विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव एक बार पारित हो जाए, एक बार पारित हो जाए, तो अगले 6 माह तक, अगले 6 माह तक, 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो फिर बैच क्यों आता है? ये टारगेट बैच आते हैं बेटा, ताकि आप जैसे आपने फाउंडेशन बैच पढ़ा तो खूब ढेर सारा पूरा का पूरा संविधान पढ़ा, पूरा का पूरा भूगोल पढ़ा। तो ये जो बैच टारगेट बैच आते हैं, टारगेट बैच हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आपका सपना हो गया एईडीओ बनना है, तो एईडीओ के लिए बच्चों को टारगेट बैच दिया जाता है ताकि वो अपना एईडीओ का सिलेबस पूरा कर सके और उन्हें पता ये चल जाए कि एईडीओ में मुझे पढ़ना इतना है और इसमें से मैंने पहले से पढ़ा, रिवीजन हो जाएगा, बस इतनी सी बातें हैं, इसलिए बैच आता है। ठीक है, चलो भैया, चलिए आगे देखिएगा, हेडिंग लेके आइएगा दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। चलिए भैया, कम से कम, ये ध्यान दीजिएगा भाई, यही आएगा आपकी परीक्षा में, कम से कम विपक्ष के, विपक्ष के 50 सदस्यों के द्वारा, 50 सदस्यों के द्वारा, 50 सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा सत्ता पक्ष के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध, विरुद्ध लोकसभा में, लोकसभा में अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, लाया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव, यदि यह प्रस्ताव, प्रस्ताव पारित हो गया, पारित हो गया, हो गया, तो यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद को
त्याग पत्र, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा भाई? त्याग पत्र देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव में सरकार क्या होती है भाई? चली जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अब काम रोको प्रस्ताव भी बताना पड़ेगा क्या? काम रोको प्रस्ताव की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आपके घर के सामने गोली चल जाए, आप पढ़ाई करोगे या गोली चलने वाले स्थान पे जाओगे? ईमानदारी से बताइएगा, चापलूसी से नहीं। मान लीजिए कि मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं और अचानक आपके घर के सामने गोली चल जाए, तो आप क्या करोगे? गोली चलने वाले स्थान पे जाओगे पहले कि पढ़ाई करेंगे? देखने जरूर जाएंगे कि हुआ क्या, घर के सामने हुआ क्या, है ना, क्योंकि कैसी घटना? आकस्मिक घटना है। तो ऐसे ही सदन में काम चलता रहे और अचानक से चमोली में बादल फट जाए, अचानक से बिहार में बाढ़ आ जाए, तो अब सदन में किस बात पे चर्चा की जानी चाहिए? बादल फटने पर, बाढ़ आने पर, है ना। तो सदन में पहले से जो काम चल रहा था वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। सदन में जो पहले से काम चल रहा था वो रुक जाएगा। तो अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा और बहस कराने के लिए सदन के कम से कम 5 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। बात समझ में आ गया? काम रोको प्रस्ताव कौन आएगा? समझ में आया? आगे देखिए। अब देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब होता है ध्यान को आकर्षित करना। जैसे मेरी क्लास चलती है ना, वैसे ही सदन भी चलता है। जैसे मेरी क्लास चलती है वैसे ही सदन भी चलता है। मान लीजिए कि मैं आया और आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया, नया टॉपिक, और वो भी बिना बताए। आप में से कुछ सदस्य कहेंगे गुरुजी ये टॉपिक तो पढ़ाना बाकी है, आपने पढ़ाया ही नहीं, बोलेंगे। तो आप जो वो मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उस टॉपिक की तरफ, तो उस पे मैं आपको क्या बोलूंगा कि ठीक है बेटा, इस चीज को मैं आपको करा दूंगा, परेशान ना हो। इसी को हम क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। यानी कुछ सदस्य काम वाली बात की तरफ ध्यान आकर्षित करवाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर है? स्थगन और रोको सेम है? नहीं, स्थगन में क्या होता है, अभी मैं स्थगन प्रस्ताव तो पढ़ाऊंगा ही ना आप लोगों को। चलिए आइए देखते हैं स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, इस पे आ जाते हैं, देखते हैं स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है। चलिए भैया देखिए, अब स्थगन प्रस्ताव क्या होता है तब आपको पता चलेगा। देखिए भैया, सदन को स्थगित करने का अधिकार, यही सवाल परीक्षा में आता है। सदन को स्थगित करने का अधिकार, अधिकार सदन के सभापति के पास होगा। सदन के सभापति के पास होगा। सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होगा? तो सदन को स्थगित करने का अधिकार सदन के सभापति के पास होता है। ठीक है भैया। सदन का सभापति मतलब जैसे मेरी क्लास है तो इसे रोज 1 घंटे 2 घंटे बाद बंद कौन करता है? प्रभु सर। इसके लिए खान सर तो नहीं आते ना। अब ये कितनी देर के लिए बंद होती है? नेक्स्ट डे के लिए बंद रहेगी। या मान लीजिए मैं छुट्टी पे गया तो छुट्टी भी मैं ही मांग के चला जाऊंगा, तो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी पे चला जाऊंगा। ठीक है भैया। स्थगन प्रस्ताव कुछ समय, घंटा, दिन, सप्ताह, कुछ समय, घंटा, दिन, सप्ताह का हो सकेगा। स्थगन प्रस्ताव कुछ समय, घंटा, दिन, सप्ताह का हो सकेगा। स्थगन के समय सदन में प्रस्तुत विधेयक, संकल्प, प्रस्ताव, विधेयक, संकल्प, प्रस्ताव, प्रार्थना, सूचना आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए भाई, आपको मैं पढ़ा रहा हूं। स्थगन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एडजॉर्नमेंट। स्थगन को क्या बोलते हैं? एडजॉर्नमेंट बोलते हैं क्या? क्लियर है भाई? स्थगन प्रस्ताव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? एडजॉर्नमेंट बोलते हैं क्या? थोड़ा सा बता दीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव को कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। स्थगन प्रस्ताव को क्या बोला जाएगा? स्थगन प्रस्ताव को क्या बोला जाता है भाई? एडजॉर्न। सही है। चलो भैया देखिए भाई, स्थगित जब सदन होता है ना तो छुट्टी हो जाएगी उसमें। जब सदन स्थगित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि छुट्टी हो गई उसकी। अरे यार, चलिए भैया बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना। चलिए भैया, यहां पे सभापति ने सदन के पीठासीन के पास होगा। यानी लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा और राज्यसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास होगा। क्लियर है भाई? चलिए स्थगन प्रस्ताव के बाद अब एक प्रस्ताव लेके आएंगे, सत्रावसान, है ना। सत्रावसान की बात करते हैं। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। ठीक है। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र के समाप्ति की घोषणा करना। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। तो देखिए भैया, संसद के सत्र को सत्रावसान करने का अधिकार
संसद के सत्र को सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा, पास होगा। सत्रावसान की अवधि, सत्रावसान की अवधि, सत्रावसान की अवधि अधिकतम 6 माह का होगा। सत्रावसान की अवधि अधिकतम 6 माह का होगा। सत्रावसान की अवधि कितने हो जाता है? 6 महीने की हो जाती है। तो सत्रावसान की अवधि अधिकतम कितने दिन का होगा? तो 6 माह का होगा। ठीक है भैया, इसे दीर्घावकाश कहते हैं, इसे दीर्घावकाश कहते हैं। सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है भाई? तो सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। आगे की बात करते हैं। तो देखिए भैया, अगर आपके एईडीओ का बैच पूरा हो जाए तो मतलब आपके एक सत्र की समाप्ति हो जाएगी, और ये सत्र की समाप्ति की घोषणा टीचर नहीं करेगा, बल्कि मैनेजमेंट टीम या खान सर के द्वारा किया जाएगा, बल्कि मैनेजमेंट टीम या खान सर के द्वारा किया जाएगा। चलिएगा, सत्रावसान के समय, सत्रावसान के समय, वसान के समय सदन में प्रस्तुत, सदन में प्रस्तुत विधेयक, संकल्प, संकल्प, प्रार्थना, सूचना आदि समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। एक मिनट भैया, लिखिएगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, विधेयक हटा दीजिए, प्रार्थना, सूचना, संकल्प, प्रस्तुत, प्रस्ताव लिखिएगा। नीचे लिखिएगा, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, तो जैसे मान लीजिए कि एडीओ का बैच जैसे ही समाप्त हुआ, तो अब हम एडीओ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो जिनका नहीं हो पाएगा वो दूसरी तैयारी में लग जाएंगे। तो अब दूसरा संकल्प, दूसरी सूचना, दूसरा प्रस्ताव आएगा, लेकिन विधेयक अभी भी सेम है, सरकारी नौकरी। क्योंकि भाई एडीओ का बैच समाप्त हो जाने मात्र से आप अपने सपनों को खत्म नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? चलिए छाप लीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से यूपीएससी में अक्सर सवाल पूछा गया है। वो टॉपिक करा दूं या रहने दो? एक छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट 5 मिनट का समय जाएगा उस पर, आपका 10 मिनट लगभग समय जाएगा। करा दूं उसे? चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम कहते हैं विघटन। उस टॉपिक का नाम क्या है? विघटन। अच्छा, बात बता भाई, कौन से सदन का विघटन होगा, है ना? कौन से सदन का विघटन होगा? तो कहेंगे राज्यसभा, राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, सदन है, कभी विघटित, कभी विघटित, विघटित नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता, है ना? तो राज्यसभा कैसा सदन है भाई? स्थायी सदन है, जो कभी विघटित नहीं होता। आगे देखिएगा, स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता। फिर देखिए, लोकसभा, लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर स्वतः विघटित, स्वतः विघटित या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सलाह पर, सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकेगा, राष्ट्रपति विघटित कर सकेगा, राष्ट्रपति विघटित कर सकेगा। ठीक है भैया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकेगा। तो लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर स्वतः विघटित या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन विघटित करेगा भाई? तो राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। अच्छा, लोकसभा के, लोकसभा के विघटन के समय, विघटन के समय, समय सदन में प्रस्तुत, सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव, प्रार्थना, संकल्प, संकल्प, सूचना, सूचना आदि समाप्त हो जाएगा, सूचना आदि समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन, लेकिन विधेयक पर, लेकिन विधेयक पर, लेकिन विधेयक, विधेयक, लेकिन विधेयक पर, देखिए भैया, देखिए विधेयक पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे हमें ज्यादा चिंता करनी है। ठीक है भैया, लोकसभा में विघटन के समय सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव, प्रार्थना, संकल्प, सूचना आदि तो क्या हो जाएंगे? समाप्त। लेकिन विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए भैया, लोकसभा के विघटन के समय, लोकसभा के विघटन के समय, विघटन के समय यदि विधेयक, यदि विधेयक, ध्यान से देखिएगा, वैसे समझाऊंगा। यदि विधेयक लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्तुत, प्रस्तुत और लंबित है, प्रस्तुत और लंबित है, लंबित है, या लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्तुत, प्रस्तुत, पारित तथा राज्यसभा में लंबित है, तथा राज्यसभा में, राज्यसभा में लंबित है, लंबित है, या राज्यसभा में, या राज्यसभा में प्रस्तुत, प्रस्तुत, पारित और लोकसभा में लंबित है, और लोकसभा में, लोकसभा में, सभा में लंबित है, लंबित है, तो यह विधेयक, तो यह विधेयक, विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन, लेकिन विधेयक पर समाप्त हो जाएगा, परंतु, परंतु राज्यसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा में प्रस्तुत, प्रस्तुत, लंबित,
राज्यसभा में प्रस्तुत लंबित या दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत, पारित, प्रपारित, लेकिन राष्ट्रपति के पास लंबित विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, लंबा चौड़ा हो गया, कुछ समझ आया भाई? चलिए, बाकी इतना तो समझ आया होगा कि जो प्रस्ताव, प्रार्थना, संकल्प, सूचना होंगे ये समाप्त हो जाएंगे। बस हमें विधेयक की बात करनी है कि विधेयक में जब लोकसभा विघटित होगा तो कैसे विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं लोकसभा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉपी पेन बंद करके एक बार पढ़ेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा। राज्यसभा, राष्ट्रपति और यहाँ पे लिखेंगे परिणाम। मैंने आपसे कहा कि कोई विधेयक है, उस विधेयक को मैंने लोकसभा में क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, और लोकसभा में ही रुका हुआ है, वो कहीं नहीं गया, यहां से ना राष्ट्रपति के पास गया, ना राज्यसभा के सदस्य के पास गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई विधेयक है और वह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और लोकसभा से प्रस्तुत होने के बाद वो कहां चला गया, राज्यसभा में चला गया, और उसी टाइम पर राज्यसभा विघटित हो गया, यह विधेयक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए, एक विधेयक है जो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा से पारित होकर कहां चला गया, लोकसभा में चला गया, और उसी टाइम लोकसभा विघटित हो गई, ये विधेयक भी आपके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये तीन बातें समझ में आई कि कब विधेयक समाप्त होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करें कि कोई प्रस्ताव है जो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में ही रुका हुआ है, या कोई प्रस्ताव ऐसा है जो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया गया लेकिन यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास रुका हुआ है, तो इन दोनों प्रकार के प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई भैया? देखिए, मैंने कहा ऐसा विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत और लंबित है, या ऐसा विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत, पारित और राज्यसभा में लंबित है, या ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत, लंबित और लोकसभा में पारित, राज्यसभा में प्रस्तुत, पारित और लोकसभा में लंबित है, वो विधेयक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मैंने कहा परंतु ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत और लंबित है, या दोनों सदनों में से किसी एक में प्रस्तुत लेकिन दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति के पास लंबित है, उन विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्यसभा कभी विघटित ही नहीं होता है। मेरी क्लास तो 31 तारीख तक चलेगी, उसके बाद मैं रिवीजन की क्लास यूट्यूब पे लेके आऊंगा और आपकी रिवीजन की क्लास भी कराऊंगा। क्लियर है भाई? देखिए, किसी भी विषय को स्ट्रांग करने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, किसी भी विषय को स्ट्रांग तब माना जाएगा आपका जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। चलो भैया, अब हेडिंग बनाते हैं प्रश्नकाल। अब हेडिंग बनाइएगा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बारे में आप थोड़ा सा बस चार्ट मेरे साथ बना लीजिए। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक को हम कहते हैं तारांकित प्रश्न, एक को हम कहेंगे तारांकित प्रश्न, एक को हम कहेंगे अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न कहेंगे, और एक को हम कहेंगे अल्पकालीन सूचना प्रश्न, अल्पकालीन सूचना प्रश्न, अल्पकालीन सूचना प्रश्न। अब यहां पे देखिएगा प्रश्नकाल के बारे में तो कहिएगा संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल है। संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या हो जाता है, तो संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल हो जाता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता। कहीं कुछ गलती हुई क्या मुझसे? क्या 2-3 बार पूछ चुके। राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर स्वतः विघटित तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकेगा। साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है भाई? हाँ, पूनम का ऑफलाइन नगमा बेटा, क्या कोई गुस्ताखी हो गई क्या? कोई हम लोगों से गलती हो गई क्या? ऑनलाइन वाले से कोई गलती हुई है क्या भाई? चलिएगा, प्रश्नकाल तारांकित प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भैया, यहाँ पे तारा, यहाँ पे भी तारा। देखिए, ये तो तारा है ना, इन प्रश्नों की पहचान है। तारा अंकित होगा, तारा अंकित होगा, तारा अंकित नहीं होगा, तारा अंकित नहीं होगा। ठीक, ये इन प्रश्नों की पहचान है। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों को क्या करते हैं, हम एक साथ सदन में जमा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, अधिकतम 30 दिन पहले और न्यूनतम 10 दिन पहले सदन में इन प्रश्नों को जमा करा दिया जाता है। तो जिस पर तारा बना रहेगा उस प्रश्न का कैसा जवाब होगा वो सदन को पता चल जाएगा। जिस पर तारा नहीं बना होगा उस प्रश्न का कैसा जवाब होगा वो भी सदन को पता चल जाएगा। तो वो पहचान के लिए तारा अंकित किया जाता है। ठीक है भैया, अब यहाँ पे देखिए, 10 दिन के पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछा जाएगा। 10 दिन के पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसका उत्तर मौखिक होगा, इसका उत्तर मौखिक होगा। आगे देखिए, इस पर पूरक प्रश्न
पूछने का अधिकार होगा, इस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। तो इस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। एक दिन में लोकसभा में 10 प्रश्न, 20 प्रश्न तथा राज्यसभा में 15 प्रश्न पूछा जाएगा। एक दिन में लोकसभा में 20 प्रश्न तथा राज्यसभा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सदस्य कितना प्रश्न पूछता है? तो एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकेगा। एक सदस्य कितना प्रश्न पूछ सकेगा? तो एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकेगा। 3 प्रश्न पूछ सकेगा। एक सदस्य एक दिन में कितना प्रश्न पूछेगा? तो 3 प्रश्न पूछेगा। आइए भैया, अतारांकित प्रश्न, ठीक है, 10 दिन के पूर्व सूचना पर पूछा जाएगा। 10 दिन के पूर्व सूचना पर पूछा जाएगा। इसका उत्तर लिखित होगा तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा में अधिकतम 230 प्रश्न तथा राज्यसभा में अधिकतम 160 प्रश्न पूछा जाएगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस राज्य से संबंधित 25 अतिरिक्त प्रश्न राज्यसभा में पूछा जाएगा। 25 अतिरिक्त प्रश्न राज्यसभा में पूछा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसा होता है? जैसे मैं कोई चीज आपको पढ़ाऊं और आपको समझ ना आए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही एप्लीकेशन पे, मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन पे भी लगाऊंगा, उसके लिए परेशान ना हो। और आप क्या करेंगे भाई? तो आप सीधा उसे मतलब मुझसे पूछ लेंगे, तो वो आपका पूरा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसे मान लीजिए सदन में यदि कोई प्रश्न पूछा गया तो आप क्या करेंगे? समझ नहीं आया तो आप तुरंत उस पर सवाल पूछेंगे। 25 प्रश्न किस राज्य से पूछे जाए? जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, क्योंकि उस राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा ही तो करेगा, क्योंकि वहां तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति महोदय वहां का देखरेख कर रहे हैं, इसलिए पूछा जाता है। अब यहां पे देखिएगा, इसके बारे में बात करें, अल्पकालीन सूचना प्रश्न, तो कहेंगे राष्ट्रीय व सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर समय का अभाव होने पर भी पूछा जाएगा। जवाब क्या होगा? तो उत्तर जो दिया जाएगा, उत्तर मौखिक होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? मौखिक। प्रश्न की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्न की संख्या एक दिन में 20 हो सकती है। मतलब कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो लोकहित का, लोक महत्व का, अंतरराष्ट्रीय महत्व का हो, और उसके लिए 10 दिन का समय उनके पास ना हो, तो वो ओरली ही पूछ सकेंगे, है ना? चलिए, क्लियर है? चलिए देखिए, प्रश्न जो है ना वो संसद में विभाग के मंत्री से, सरकार से पूछा जाएगा, लोक सभापति या सभापति या अध्यक्ष के महोदय से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्नकाल। आज की आखिरी हेडिंग बनाइएगा शून्यकाल। ठीक है भाई, शून्यकाल। आज की आखिरी हेडिंग क्या होगी? शून्यकाल। वो 20 क्वेश्चन भी सदन में ही पूछा जाएगा भाई, वो 20 प्रश्न भी सदन में ही पूछा जाएगा। चलिए भैया, शून्यकाल। इसमें महत्वपूर्ण व आवश्यक विषय के प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के बाद का तथा अन्य कार्यवाहियों के पूर्व का समय कहलाता है। शून्यकाल का प्रावधान भारतीय संसद की
भारतीय संसद की अपनी विशेषता है। जैसे आप कहते हैं ना कि गुरुजी सब कुछ तो बाहर से लिया गया, ऐसा क्या है जो केवल भारत का है? तो देखिए भैया, शून्यकाल भारत का है, शून्यकाल भारत का है। क्लियर है भाई? शून्यकाल कहाँ का है? तो शून्यकाल भारत का हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास कुल समय जो बचा आपको पढ़ाने का, वो 5 घंटे का समय केवल बचा है ना? 5 घंटों का हमारा आपका साथ है, और उसमें मुझे पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, आयोग, संविधान का इतिहास, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है ना? तो चलिए भाई देखते हैं कैसे निंदा कटौती प्रस्ताव पढ़ा दीजिए सर। हाँ नहीं बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए उसे रहने ही दीजिए। हाँ, कभी मौका रहा, मुझे मौका मिला आपको पढ़ाने का तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। चलिए भाई, कल हम जो पढ़ेंगे, जहां से हमने कल की क्लास में रात वाली क्लास छोड़ी थी, पंचायती राज व्यवस्था के कंपैरेटिव अनुच्छेद पढ़ेंगे, सहकारी समितियां पढ़ेंगे, यानी उन्हें हम कोशिश करेंगे 40 मिनट में निपटाएंगे। फिर उसके बाद हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, उन्हें भी हम 1.5 घंटे में निपटा देंगे। उसके बाद हमारे पास अगले 3 घंटे का समय बचता है। उन 3 घंटे में मेरे पास बचता है 2 घंटे का टॉपिक आयोग, 1 घंटे में राजभाषा, आपातकाल और विशेष राज्य। इतना बचता है मेरे पास टाइम। अभी भी 2-3 घंटा मुझे चाहिए, कब पढ़ाऊं यार? चलिए देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आप सभी लोगों के लिए। बड़ी मेहनत करी है मैंने आपके सिलेबस को पूरा कराने के लिए। और भाई अगर जो बच्चा नोट्स के हिसाब से पढ़ते होंगे तो वो जरूर इस बात को फील किए होंगे कि नहीं, प्रभु सर ने भी हमें पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जितना भी पढ़ाया है एक एक अक्षर अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है भैया, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।